यस, तो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है दुरीना के स्कूल शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास की ज्योग्राफी, जिसमें हमारा मानव भूगोल के मूल सिद्धांत बुक का चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था पिछली क्लास के अंतर्गत। चैप्टर की हेडिंग थी, हमने पढ़ा था बेसिक बातें, जनसंख्या, जनसंख्या का वितरण, घनत्व और वृद्धि। और इसके अंतर्गत हमने स्टार्ट किया था, जो टॉपिक था वो था हमारा जनसंख्या, जनसंख्या का वितरण। और इस जनसंख्या वितरण को लेकर हमने काफ़ी सारी बातें यहाँ पढ़ी थी, जनसंख्या के इस वितरण को लेकर, और हमने काफ़ी सारी बातें हमने पढ़ी थी। इसमें हमने सीधा सा कहा था कि कहीं भी किसी भी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत जनसंख्या का जमाव होना या उसका निवास होना, उसको हमने कहा था जनसंख्या का वितरण। इसमें कोई एक निश्चित इकाई क्षेत्रफल नहीं होता, कहीं भी किसी भी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत जनसंख्या निवास कर सकती है। और इसको लेकर हमने कई सारे तथ्य, उन तथ्यों को हमने भी पढ़ा था कि विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में जनसंख्या के अंतर्गत वितरण के अंतर्गत भिन्नताएं देखने को मिलती है। अब उन भिन्नताओं की वजह क्या थी, उस पर हम सारी की सारी चर्चा कर चुके हैं। आज हम इसी जनसंख्या के वितरण है, इस वितरण के अंतर्गत जो भिन्नताएं मिलती है या जनसंख्या के वितरण है, उस वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, इन कारकों पर हम चर्चा करेंगे कि विश्व के अलग अलग क्षेत्रों पर और जनसंख्या के अंतर्गत वितरण में इतनी ज़्यादा भिन्नताएं देखने को क्यों मिलती है। कई जगह जनसंख्या बहुत ज़्यादा और कई जगह जनसंख्या है ही नहीं, या हम यूँ कह दें अगर है भी तो बहुत कम मिलेगी। तो इसकी क्या वजह हो सकती है, क्या परिस्थितियां हो सकती हैं, उन सभी बातों पर, इन सभी कारकों पर आज हम चर्चा करेंगे। अब इन कारकों के अंतर्गत आएगा क्या, इसमें आता है हमारे सामने ये ऑप्शन, ये जो है कि जनसंख्या, जनसंख्या के वितरण है, उस वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। और आपकी 12th क्लास की ज्योग्राफी की बुक के अंतर्गत ऐसी ही एक टेबल बनी हुई है। अब उसके अंतर्गत थ्योरी ज़्यादा नहीं दी हुई, उसमें ज़्यादा पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन पॉइंट के माध्यम से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो वो इन्हीं कारकों में से ही आएगा। इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं कारकों के माध्यम से आप क्या करोगे, विश्व में जनसंख्या के वितरण है, उस वितरण को आप समझा सकते हो, उसमें मिलने वाली भिन्नताएं, उन भिन्नताओं को आप स्पर्श कर सकते हो। अब सीधा सीधा हम चर्चा करते हैं कि विश्व में जनसंख्या का वितरण, उसको प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ ध्यान रखें, कारकों को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। विश्व स्तर पर विश्वव्यापी, यानी इनको हेडिंग दी हुई है। प्रादेशिक, अलग अलग प्रदेशों में क्या मिलेगा, अलग अलग संस्कृति है, रीति रिवाज है, उनके आधार पर, और अलग अलग समाज है, उन समाजों के अंतर्गत जनसंख्या के वितरण में भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो उसकी क्या वजह होगी, चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्वव्यापी कि विश्व स्तर के अंतर्गत देखें तो सबसे पहले यहाँ एक नंबर आता है हेडिंग अवस्थिति। अवस्थिति का मतलब होता है कोई भी देश है, कोई भी क्षेत्र विशेष है, वो विश्व के अंतर्गत किस स्थान पर कैसी स्थिति रखता है। हमने पिछली बातें जो पढ़ी थी उनको यहाँ बीच बीच में हम चर्चा में लेंगे। हमने पढ़ा था विश्व के अंतर्गत लगभग 90% क्षेत्रफल पर 10% जनसंख्या, या यूँ कह दे 10% क्षेत्रफल पर 90% जनसंख्या निवास करती है। या हमने ये कहा था कि कम क्षेत्रफल पर ज़्यादा जनसंख्या या ज़्यादा क्षेत्रफल पर कम जनसंख्या निवास करती है। तो उसकी वजह है उसकी स्थिति, अगर कोई क्षेत्र विशेष है उसकी स्थिति है मनुष्य के रहने के लिए अनुकूल होगी। या हमने ये भी पढ़ा था कि विश्व में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध है, उस उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत जनसंख्या का जमाव आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। या हमने पढ़ा था 20 डिग्री से लेकर और 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य और स्थित विभिन्न स्थानों में जनसंख्या का जमाव सर्वाधिक देखने को मिलता है। तो वो निर्भर करता है किसके ऊपर, उसकी अवस्थिति पर। किसी भी स्थान की स्थिति क्या है, वो स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण होती है, उस स्थिति के आधार पर जनसंख्या है वो प्रभावित होती है। नंबर 2 आता है जलवायु। ये क्वेश्चन आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा कि जलवायु, जलवायु का अर्थ। अब आप जलवायु कहेंगे तो किसे कहेंगे, आपको पता होना चाहिए कि वायुमंडल है, उस वायुमंडल की जो औसत वायुमंडलीय दशाएं होती हैं, हमारे चारों का जो पूरा एटमॉस्फेयर है, हम कहें वायुमंडल है, उस वायुमंडल की जो औसत वायुमंडलीय दशाएं हैं, जब वो लंबे समय तक रहती है उसको हम जलवायु कहते हैं। किंतु ये भी जरूरी नहीं है कि सभी स्थानों की जलवायु एक समान हो, सभी स्थानों की जलवायु एक समान हो। अलग अलग स्थानों की जलवायु दशाओं में आपको क्या मिलेगी, भिन्नताएं मिलेगी। चलो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कैसे, जैसे ये होगा
कि पूरा जो विश्व है उस विश्व को आप अलग अलग भागों के अंतर्गत विभाजित करोगे तो उसमें आप क्या देखोगे, ये आपके सामने बिल्कुल 0 डिग्री, जिसको आप कह सकते हो भूमध्य रेखा। इसके बाद एक लाइन आती है जिसको कहा जाता है 23.5 डिग्री एन, या इसको अगर कहा जाए तो इसको कहा जाता है कर्क रेखा। इसके बाद एक लाइन आती है, इसको कहा जाता है 66.5 डिग्री एन, या इसको कहा जाता है आर्कटिक वर्त। और इसके बाद एक लाइन आती है जिसको हम कहते हैं 90 डिग्री उत्तर, या हम कहें 90 डिग्री ध्रुव। इसके बाद यहाँ दक्षिण में बिल्कुल सेम, ये 23.5 डिग्री एन है, ये 23.5 डिग्री एस है, इसको कहा जाए तो ये कहलाती है मकर रेखा। और यहाँ बसती है तो ये 66.5 डिग्री एस होगी, इसको कहा जाता है, ये कहलाता है अंटार्कटिक। ये ध्यान रखना, ऊपर वाला आर्कटिक है, ये आर्कटिक है, ये अंटार्कटिक है। ये 90 डिग्री एस, ये भी क्या है, ध्रुव है। अब विश्व को आपने अलग अलग इन आधारों पर विभाजित कर दिया। इनके अंतर्गत अब आप क्या देखोगे, ये जो 0 डिग्री और इनके बीच का भाग होता है कि 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री एन और 23.5 डिग्री एस, इनके बीच का जो भाग होता है, इन भागों की जो जलवायु होती है वो कैसी होती है, उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ औसत रूप से तापमान क्या होगा, अधिकतम होता है। ये 23.5 से 66.5 के जो बीच के भाग होते हैं इनको कहा जाता है शीतोष्ण। यानी चाहे आप ऊपर वाले में जाओ और चाहे आप नीचे वाले में जाते हो, ये आपके शीतोष्ण होते हैं। तो इनके अंतर्गत तापमान हमेशा ही क्या होगा, मध्यम होगा। तापमान क्या होगा, मध्यम होगा। और लास्ट के जो ये क्षेत्र बसते हैं, ये क्षेत्र विशेष होते हैं शीत कटिबंध। ये क्षेत्र आपके सामने है तो ये है शीत। इन भागों पर तापमान हमेशा ही क्या होगा, कम होगा। अब आप खुद निर्धारित कर सकते हैं या खुद कह सकते हैं, देख सकते हैं कि जिन स्थानों पर औसत रूप से तापमान अधिकतम मिलेगा वो क्षेत्र विशेष मनुष्य के निवास के ज़्यादा अनुकूल नहीं होंगे, या यूं कहते हैं भूमध्य रेखीय भागों पर जनसंख्या का जमाव औसत रूप से ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसका बिल्कुल विपरीत आप कह सकते हो ध्रुवीय भाग, चाहे उत्तर हो चाहे दक्षिणी हो, तो यहाँ ये शीत कटिबंधीय भाग है, न्यूनतम तापमान वाले क्षेत्र विशेष हैं, बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र विशेष होगा, मनुष्य के रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियां होगी नहीं, तो इन भागों पर भी जनसंख्या का जवाब क्या मिलेगा, कम मिलेगा। अब रही बात इसकी, इस क्षेत्र की, ये जो भाग हैं, यहाँ ये कह सकते हो, यहाँ ये कह सकते हो शीतोष्ण, इनके अंतर्गत ये शीतोष्ण, ये शीतोष्ण। तो यानी ये मध्य के जो भाग थे 23.5 से 66, इन भागों में जलवायु दशाएं हैं तो वो कहीं ना कहीं मनुष्य के रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाएंगी, और इन अनुकूल परिस्थितियों वाले क्षेत्रों के अंतर्गत जनसंख्या का जमाव औसत रूप से आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तब हम कहते हैं कि कहीं भी किसी भी क्षेत्र विशेष में और मनुष्य के निवास में अनुकूल परिस्थितियां होगी तो उसमें निर्धारण होगा किसका होगा, जलवायु का होगा। अगर जलवायु की परिस्थितियां अनुकूल होगी तो मनुष्य आसानी से रह सकता है। अब बात आती है धरातल की। धरातल का मतलब हम किससे लेंगे, धरातल का मतलब होता है कि कहीं भी किसी भी क्षेत्र विशेष पर जहां पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, घाटियां वगैरह हो सकते हैं। अब आपको भी पता है कि ये संपूर्ण भाग धरातल है, किंतु हर जगह धरातल है वो समतल तो नहीं है, हर जगह धरातल है वो समतल तो नहीं है। जहाँ समतल होंगे, जहाँ मैदान होंगे, जहाँ उपजाऊ क्षेत्र होंगे, जहाँ कृषि की संभावनाएं होंगी या उद्योग धंधे होंगे, परिवहन के मार्ग होंगे, ये सारे के सारे कार्य जिन धरातलीय भागों पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे उन क्षेत्रों पर मनुष्य के रहने की परिस्थितियाँ उतनी ही ज़्यादा अनुकूल होगी। तो धरातल में आप शामिल करोगे, किसको करोगे, पर्वत को भी करोगे, पठार को भी करोगे, मरुस्थल को भी करोगे, मैदान को भी करोगे, घाटियाँ भी होंगी, किंतु इन सभी भागों में, धरातलीय भागों में मैदानी जो भाग होते हैं, समतल जो भाग होते हैं, वो सबसे ज़्यादा अनुकूल होंगे किसके, मनुष्य के निवास के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रहने के लिए सुख सुविधाएं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी, कृषि आप कर सकते हो, उद्योग धंधों की आप ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं वो विकसित कर सकते हो, परिवहन के मार्ग हो सकते हैं, अन्य जो सुख सुविधाएं जो चाहिए आपको वहाँ वो आपको समतल मैदानी भागों पर ज़्यादा मिलेगी। अब बात आती है एक समुद्र तल से ऊंचाई,
ये हमने पिछली क्लास के अंतर्गत भी पढ़ा था और मैंने बोला भी था आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए जी कि समुद्र तल से ऊंचाई का मतलब क्या होता है। और वहां मैंने आपको बताया था कि औसत रूप से लगभग क्या था 500 मीटर, 500 मीटर से अधिक ऊंचे जो भाग हैं औसत रूप से सागर तल से समुद्र तल से 500 मीटर से अधिक ऊंचाई के जो भाग होते हैं उन ऊंचे भागों पर मनुष्य के रहने की सुख सुविधाएं परिस्थितियां हमेशा सबसे ज़्यादा अनुकूल मिलती हैं, सबसे ज़्यादा अनुकूल मिलेंगी। इनसे अगर नीचे भाग होंगे तो वह मनुष्य नहीं रह सकता, इनसे बहुत ज़्यादा ऊंचे अगर भाग होंगे तो वहाँ पर मनुष्य के रहने की सुख सुविधाएं विपरीत हो जाएंगी। तो जरूरी है आपके लिए समुद्र तल से ऊंचाई, और इस ऊंचाई के लिए औसत आपके पास लगभग 500 मीटर से ऊंचे भाग होंगे। उन भागों के ऊपर मनुष्य का जमाव सर्वाधिक देखने को मिलेगा। तो विश्व स्तर के अंतर्गत आप कह सकते हो आपके पास ऑप्शन के रूप के अंतर्गत है किसी भी स्थान की स्थिति क्या है, उस क्षेत्र विशेष की जलवायु की दशाएं कैसी है, वहाँ का धरातल कैसा है, उस भाग पर समुद्र तल से ऊंचाई है वो औसत रूप से क्या होगी, कितनी होगी, ये ध्यान रखना है, एक नंबर। दूसरा आता है प्रादेशिक। प्रादेशिक के अंतर्गत है भूमि, यानी जिसकी हमने अभी धरातल की बात की थी वही भाग यहाँ आ रहा है कि भूमि है वो असमतल है, उबड़ खाबड़ है, कैसी है, तो यहाँ पर आपको चाहिए समतल भूमि चाहिए, तो वो समतल होनी चाहिए। भूमि की बनावट है वो कैसी होगी वो निर्भर करेगा। नंबर 2 जल, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट माना जाए अगर सभी कारकों में देखें तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि जहां पर जल की मात्रा आपको पर्याप्त मिलेगी उन क्षेत्रों पर जनसंख्या का जमाव सबसे ज़्यादा होगा या होने की संभावनाएं मिलेंगी। या अगर आप इतिहास वगैरह पढ़ते हो तो प्राचीन समय की जो सभ्यताएं संस्कृतियां हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा अगर विकास हुआ है तो नदी घाटियों हैं, नदियों के किनारे वाले भागों पर हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ उन क्षेत्रों पर पर्याप्त मात्रा में जल है, और अगर आपके पास जल है तो आप जल को आधार मानते हुए किसी भी प्रकार का कोई व्यवसाय, कोई क्रियाकलाप आसानी से कर सकते हो, अपना जीवन निर्वाह आसानी से कर सकते हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे किसी प्रकार का उद्योग धंधा हो, या फिर पशुपालन हो, या अन्य कोई भी व्यवसाय जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, तो उसमें आपके सबसे महत्वपूर्ण रोल होगा तो किसका होगा? जल का होगा। इसके बाद बात आती है तो मिट्टी की। अब मिट्टी है तो मिट्टी के भी अलग अलग प्रकार होंगे। आपने पिछली क्लासों में 11th के अंतर्गत आपने कहीं पढ़ा होगा मिट्टी है तो वो किस किस प्रकार की होती है। अब जहाँ जिन क्षेत्रों पर मिट्टी की उपजाऊपन की क्षमता आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी, जैसे काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, जलोढ़, दोमट, कांप मिट्टी है, अब वो मिट्टी जो होगी उसके अंतर्गत उपजाऊपन क्षमता ज़्यादा से ज़्यादा होगी। आप जो भी फसल बोएंगे उसके अंतर्गत उत्पादन आपको बेहतर मिलेगा। अगर कहीं भी पथरीली मिट्टी है या चट्टानी मिट्टी है या मरुस्थलीय बालू मिट्टी है, अब उनके अंतर्गत आप फसल बोने की कोशिश करोगे तो हो सकता है उसमें उत्पादन हो, किंतु बहुत ज़्यादा उतना नहीं होगा जितना आपको अन्य मिट्टियों में मिल रहा है। उत्पादन का स्तर सामान्य रूप से आपको कम मिलेगा। तो मिट्टी का भी बड़ा योगदान मिलेगा, और मिट्टी निर्धारण करती है किसको? कृषि को। फिर बात आती है वनस्पति। पेड़ पौधे होना जरूरी है, क्योंकि वनस्पति रहित क्षेत्रों में आप नहीं रह सकते, वहाँ की परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा विपरीत हो जाएंगी। दिन के समय सूर्य के प्रकाश की वजह से तापमान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और रात्रि के समय के अंतर्गत वनस्पति के अभाव की वजह से मिट्टी है वो वहाँ पर जल्दी ठंडी हो जाएगी, तो रात्रि के अंतर्गत तापमान बहुत ज़्यादा कम भी हो जाएगा। तो ये परिस्थितियाँ, इन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ेगा। तो वनस्पति है तो वनस्पति निर्धारण करती है, इससे आपको कंद, फल, फूल, साग, सब्जियां या अन्य प्रकार की जो औषधियां वगैरह हैं, दवाइयां वगैरह हैं, वो भी आपको आसानी से मिल सकती है। कहाँ से? वनस्पति से। फिर बात आती है खनिज। ये भी इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर खनिज होंगे तो खनिजों पर आधारित आप उद्योग स्थापित कर सकते हो, या इन खनिजों से आप आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हो। तो खनिजों का किसी भी क्षेत्र विशेष में होना, अब जब खनिज होंगे तो खनिजों पर आधारित उद्योग होंगे, उद्योग जब स्थापित होंगे तो उन क्षेत्रों के अंतर्गत रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी, लोगों के लिए रोजगार के विकल्प खुलेंगे, और वहाँ पर उन आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो करेंगे खनिज। शक्ति के संसाधन, यानी इसमें आप जैसे आप पढ़ोगे आगे आकर, आगे के चैप्टरों में आएगा आपके परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, बायोमास हो गया, बायोगैस हो गया, या फिर हम यूँ कह दें कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गई, या आणविक ऊर्जा के जो स्रोत हो गए। इन सभी शक्ति के संसाधनों को हम देखें तो ये शामिल होंगे आपके शक्ति के संसाधनों में। तो
तो आपके अलग अलग क्षेत्रों के अंतर्गत, अलग अलग प्रदेशों के अंतर्गत और जनसंख्या का जो वितरण है उस वितरण में अहम महत्वपूर्ण भूमिका है तो वो इन कारकों की है। अब सीधी सी बात यहाँ ये है कि हम यहाँ इनको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हैं। थ्योरी की बात है तो आपको अगर पॉइंट याद है ये ऐसा, तो इसके माध्यम से आप थ्योरी चाहे कितनी भी बढ़ा के लिख सकते हो, किंतु इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपका इस टेबल का। आपको ये टेबल क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद बात आती है संस्कृति की। अब ये हमें पता है कि विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग हैं, उनकी अलग अलग संस्कृति, उनका अलग अलग रहन सहन, उनका अलग अलग क्रियाकलाप, उनकी अलग अलग बोलचाल की भाषा, उनका पहनावा, उनका भोजन, उनके आभूषण हैं, उनके अंतर्गत भिन्नताएं स्वाभाविक सी बात है देखने को मिलेगी। यहाँ संस्कृति के अंतर्गत क्या है? नंबर 1 आर्थिक अवस्था। आज मनुष्य विश्व में सभी क्षेत्रों में रह रहा है। विश्व में चाहे किसी भी कोई भी देश की बात कर लो, किसी भी महाद्वीप की बात कर लो, तो क्या जरूरी है विश्व में सभी जगह निवास करने वाले व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों का आर्थिक जो अवस्था का स्तर है वो सबका समान होगा? या यूं कह दें, ये नीचे वाला सेकंड पॉइंट है उन्नति, कि इनकम के जो सोर्स है, आर्थिक अवस्था के लिए जो इनकम के जो सोर्स चाहिए, क्या वो सभी जगह समान है? बिल्कुल जरूरी नहीं है सभी जगह समान हो सकता है कई क्षेत्रों में लोगों के जीवन निर्वाह के लिए जो इनकम के जो सोर्स चाहिए वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और कई जगह हो सकता है इनकम के सोर्स है ही नहीं। अब आपके पास जब इनकम के सोर्स हो जाएंगे तब आप उन्नति करोगे। अब आपका उन्नति का स्तर कैसा होगा वो आप पर निर्भर करेगा। और आपके पास विकल्प हैं, अगर आपके पास उन्नति के संबंध में विकल्प हैं तो उन विकल्पों का आप सदुपयोग करते हुए और अपना और अपने परिवार का, अपने समाज का आप क्या करते हो? विकास करते हो। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था विकासशील देश, विकसित देश, तो वो बातें यहाँ पर भी निर्भर होती है। जिस देश की, जिस क्षेत्र विशेष की, जिस व्यक्ति विशेष की उन्नति का स्तर उच्च मिलेगा उसका रहन सहन का स्तर भी उच्च होगा, वहाँ पर हर प्रकार की सुख सुविधाएं आपको देखने को मिलेगी। और अगर इसके विपरीत कहीं किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत व्यक्ति के जीवन का स्तर निम्न होगा तो वहाँ समस्याएं देखने को मिलेंगी। फिर बात आती है राजनीति की। वर्तमान में पॉलिटिकल, उस पॉलिटिकल का भी योगदान है, पॉलिटिकल में भी है। मनोवैज्ञानिक, हमारा दृष्टिकोण क्या है, हम क्या किस एंगल से सोचते हैं, वर्तमान में हम क्या किस तरह से जीवन निर्वाह कर रहे हैं, भविष्य में हम कैसे जीवन निर्वाह करना चाहेंगे, वो हमारी सोच पर निर्भर करेगा। अगर हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक है तो हम जो चाहते हैं, जिस उन्नति का स्तर चाहते हैं उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हमारी सोच नकारात्मक रहेगी, नेगेटिव रहेगी, तो हमारे पास जो विकल्प हैं हम उनसे भी हाथ धो बैठेंगे। तो वो दृष्टिकोण निर्भर करता है किसके ऊपर? मनोवैज्ञानिक पर। फिर बात आती है परिवहन कि परिवहन के साधन जो भी हो, चाहे सड़कें हो, चाहे रेलवे मार्ग हो, चाहे जल मार्ग हो, चाहे वायु मार्ग हो, जो भी आपके साथ पास साधन है। अब ये तो जरूरी नहीं है कि विश्व के हर क्षेत्र को और इन परिवहन के मार्गों से आपस में जोड़ा गया है, यानी एक देश से दूसरे देश में, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में आने जाने के लिए वर्तमान समय में हमारे पास परिवहन के बहुत सारे साधन हैं। किंतु अभी भी वर्तमान में विश्व में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र विशेष हैं, देश हैं, राज्य हैं, वो जो परिवहन के मार्गों से अभी भी वंचित हैं। अब ये निर्भर करता है परिवहन के मार्गों के ऊपर। परिवहन के मार्गों का जितना ज़्यादा विकास होगा, व्यक्ति के स्तर का विकास उतना ही होने की संभावना मिलेगी। तो इसमें आप कह सकते हो स्थल मार्ग, जिसमें सड़कें हो सकती हैं, रेलवे मार्ग हो सकते हैं, पाइपलाइंस हो सकती हैं, या इनके अलावा जल मार्ग में जिसमें आप कहीं पढ़ोगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर महासागरीय समुद्री जल मार्ग या आंतरिक या अंतःस्थलीय जल मार्ग। फिर वायु मार्ग के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वो। फिर बात आती है व्यापार की। अब व्यापार है तो व्यापार भी अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज हम हमारे क्षेत्र में रह रहे हैं, किंतु जरूरी नहीं है कि हमारे क्षेत्र में हमारी आवश्यकताओं के लिए जो वस्तु चाहिए वो सारी की सारी हमारे क्षेत्र में ही उपलब्ध हो जाए, जरूरी नहीं है। हमें क्या करना पड़ता है? दूसरे किसी क्षेत्र विशेषों से वस्तुओं का आयात भी करना पड़ता है हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। या फिर यूँ कह दें कि दूसरे देश हैं, दूसरे क्षेत्र विशेष हैं, उनके अंतर्गत उनको भी कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्रों की वस्तुओं की आवश्यकता होती है, तो हमें क्या करना पड़ता है? यहाँ से निर्यात भी करना पड़ता है। तो इस प्रकार का जो आदान प्रदान है वो हमारा व्यापार है, वो निर्धारित करेगा। अब व्यापार में जब आप आगे पढ़ोगे तो व्यापार में आप क्या कह सकते हो? व्यापार में हमारे पास सकारात्मक या हम कहें धनात्मक या ऋणात्मक भी हो सकता है। जैसे सिंपल सी बात आएगी, अगर आप व्यापार करें और व्यापार में आप दो शब्द लेके आते हो, एक आयात और एक निर्यात। अगर आप आयात ज़्यादा करते हो और निर्यात कम करते हो,
आप क्या कर रहे हो, व्यापार तो कर रहे हो, वस्तुओं का आदान प्रदान कर रहे हो, किंतु उसके अंतर्गत क्या हो रहा है, आयात और निर्यात हो रहा है। आयात आप ज्यादा कर रहे हो और निर्यात आप कम कर रहे हो, तो वो आपका कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। क्योंकि अगर आप आयात करोगे तो आपको सामने वाले को क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, वस्तु का मूल्य देना पड़ेगा। आयात ज्यादा हो रहा है तो यानी पैसा ज्यादा जा रहा है, निर्यात आप कम कर रहे हो तो आपको इनकम की संभावना कम होगी। और आप इसका जस्ट उल्टा कर दो, अगर आप आयात कम करते हो तो आपको पैसा कम देना पड़ेगा, निर्यात आप ज़्यादा करोगे तो आपके पास पैसा ज़्यादा आएगा, वो व्यापार होगा तो वो आपका कैसा होगा, धनात्मक होगा, सकारात्मक होगा। तो वो भी निर्भर करता है आपका व्यापार का माध्यम है वो कैसा है। इसके बाद है सामाजिक कारक, सामयिक वातावरण। हम जहाँ जिस क्षेत्र विशेष में रह रहे हैं उस क्षेत्र विशेष का वातावरण कैसा है, या यूँ कह दूँ कुछ कि हमारे क्षेत्र विशेष की जैसे जलवायु की बात थी कि जो जलवायु की दशाएं हैं वो परिस्थितियाँ हैं वो कैसी हैं। अगर वातावरण हमारे अनुकूल है, वातावरण हमारे रहने के अनुकूल है, परिस्थितियाँ अनुकूल है, तो हम आसानी से उस वातावरण में समायोजन कर सकते हैं, आसानी से जीवन निर्वाह कर सकते हैं। तो ये एक वातावरण है। दूसरा आता है पारस्परिक निर्भरता, एक दूसरे के ऊपर हम कहीं ना कहीं निर्भर हैं। एक अकेला व्यक्ति है वो पूरा का पूरा जीवन निर्वाह आसानी से नहीं कर सकता। कहीं किसी टाइम पीरियड में आपने पॉलिटिकल के अंतर्गत एक कथन पढ़ा होगा अरस्तु का कि अगर कोई व्यक्ति है और वो अगर अकेला रहता है या वो कहीं जंगल में रह रहा है तो या तो वो क्या है, जानवर हो सकता है या फिर कोई देवता हो सकता है। कि अरस्तु का एक कथन है कि कोई व्यक्ति अगर अकेला है या वो जंगल में निवास करता है तो इसका मतलब या तो वो कोई पशु हो सकता है या कोई देवता हो सकता है। क्योंकि अगर मनुष्य हुआ तो मनुष्य को क्या है, कहीं ना कहीं समाज की जरूरत है, आपसी रहन सहन की जरूरत है, आपसी बोलचाल, भाषा, पहनावा, खान पान है, आभूषण है, उनकी आवश्यकताएं पड़ेंगी। अब अगर अकेला रह रहा है तो ऐसा संभव नहीं होगा। तो इसलिए जरूरी है एक दूसरे पर आपस में निर्भर होना जरूरी होता है। ये नहीं कि पूर्ण रूप से आप दूसरे पर निर्भर हो, ये नहीं हो सकता। नहीं, आपकी जो आवश्यकता है या अगले की जो आवश्यकता है उन आवश्यकताएं की आपस में क्या होती रहे, पूर्ति होती रहे, आदान प्रदान होता रहे, तो वो भी कहीं ना कहीं बड़ा रोल है। फिर बात आती है धर्म की। आज विश्व के अंतर्गत अनेक धर्म मिलेंगे, अलग अलग संस्कृतियां मिलेगी। फिर भी कहीं भी आप किसी भी धर्म से हो, आप कहीं भी किसी भी धर्म से हो, आप वर्तमान में जहाँ भी रह रहे हो, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक बात जरूर आती है कि आप जहाँ जिस क्षेत्र विशेष पे रह रहे हो उस क्षेत्र में, उस राज्य में, उस देश में, उस महाद्वीप के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज है तो वो कौन से धर्म का है, क्या वो आपके धर्म का है या नहीं। अगर आपके धर्म का हुआ तो आपके धर्म से संबंधित रीति रिवाज है, अन्य जो मान्यता है, आप उनको आसानी से स्वीकार कर सकते हो। और अगर आप ऐसे किसी क्षेत्र विशेष में चले जाओ जिसमें आपके धर्म के लोगों का परसेंटेज, संख्या, प्रतिशत काफ़ी कम है और बिल्कुल विपरीत धर्म के लोग अगर रह रहे हैं तो आपको वहाँ एडजस्टमेंट करने के अंतर्गत, समायोजन करने के अंतर्गत समय लगेगा। या हो सकता है कि आप उस विपरीत परिस्थितियों वाले क्षेत्र विशेष में विपरीत धर्म को आप स्वीकार भी नहीं कर पाएँ, ऐसा भी हो सकता है। तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं रोल रहेगा, तो किसका रहेगा, धर्म का रहेगा। इसके बाद बात आती है सामाजिक मान्यताओं की, जिसकी हमने बात की थी। हमारे पास कैसे रीति रिवाज है, सामाजिक मान्यताएं कह दें, समाज की संरचनाएं कह दें। अब आपका रहन सहन कैसा है, आपका खान पान कैसा है, आपकी वेशभूषा कैसी है, आपका बोलचाल का तरीका क्या है, आपके धर्म क्या है, आपके रीति रिवाज क्या है, आपकी मान्यताएं क्या है। अगर वो सारी की सारी मान्यताएं आपके जिस क्षेत्र विशेष में रह रहे हो उससे मिलती जुलती है तो आप आसानी से वहाँ उस क्षेत्र में, उस समाज में एडजस्ट करके रह रहे हो। अगर बिल्कुल विपरीत है तो आप उसको धीरे धीरे सीखोगे। हो सकता है थोड़े समय के बाद आप उसके अनुकूल हो जाओ, या फिर हो सकता है आप उससे बिल्कुल ही प्रतिकूल रहकर अपना जीवन निर्वाह करते हो। जैसा माना जाता है ना कि पग पग पर, कोस कोस पर बदले पानी और वाणी। अगर 50 कोस की बात की जाए, आप अपने क्षेत्र विशेष पर रह रहे हो, जहाँ से अगर 40-50 किलोमीटर आप किसी भी साइड में चले जाओ, आपका जो मूल निवास स्थान है, जहाँ से आप लंबे समय से रह रहे हो, और अगर उस स्थान से आप 20, 30, 50, 100 किलोमीटर आप जाके देखो किसी भी दिशा में, किसी भी दिशा में, तो वहाँ आप क्या नोटिस करोगे, पानी और वाणी, यानी जो भाषा है और पानी है उसका स्वाद, और भाषा का जो तौर तरीका है उसमें कुछ शब्द है, उनके अंतर्गत आपको क्या मिलेगा, परिवर्तन जरूर मिल जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो समाज पर निर्भर करती है, और बिना समाज के मनुष्य नहीं रह सकता। मनुष्य को रहना तो समाज की तो आवश्यकता है, उसकी जो भी मान्यताएं हैं, जो उसके रीति रिवाज है, उनको स्वीकार करना ही
पड़ेगा। तो सीधी सी बात है भी, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका ये, महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण टॉपिक कह सकता हूं आपका ये है कि विश्व भर के अंतर्गत जनसंख्या, उस जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो उन कारकों में सीधी सीधी बातें हैं, ये सारे के सारे कारक हैं। उन कारकों की जो भी थ्योरी है आप लिख सकते हो। इन कारकों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपसे किसी भी बारे में पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं ये पूरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। हो सकता है इसमें से आपसे ये पूछा जाए विश्वव्यापी स्तर पर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताइए, प्रादेशिक स्तर पर प्रभावित करने वाले कारक, सांस्कृतिक स्तर पर प्रभावित करने वाले कारक, या सामाजिक स्तर पर प्रभावित करने वाले कारक। आपको ध्यान सारे के सारे रखने हैं, इनकी डिटेल भी आपको पता होनी चाहिए और डिटेल के माध्यम से आप इनको लिख भी सकते हो। वो निर्भर करेगा उस टाइम पर, जिस टाइम पर आपका पेपर आता है उसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किस लेवल का पूछा गया है, कितने अंकों का पूछा गया है, उसके हिसाब से ही आप थ्योरी लिखोगे। अगर नॉर्मल टाइप से आप पूछा जाए 2 नंबर का, तो आप ये बस पॉइंट लिख के छोड़ सकते हो। वो निर्भर करता है कि आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। अगर छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर तक का, तो आप केवल पॉइंट लिखकर अगर छोड़ देते हो, इसमें से एक आधा पॉइंट अगर नहीं भी होता है तो भी चल जाएगा। और अगर इसी क्वेश्चन को 4 नंबर का 5 नंबर का पूछा जाता है, तो ये लिखने के साथ साथ इनकी थोड़ी बहुत थ्योरी भी आपको लिखनी पड़ सकती है, या फिर छोटे में और कर दिया जाए तो आपको इनके आधार पर अलग अलग भी कहीं पूछा जा सकता है। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 3, जिसके अंतर्गत जनसंख्या का वितरण हो गया। उस जनसंख्या वितरण का अर्थ हो गया, जनसंख्या के वितरण में विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में मिलने वाली भिन्नताएं हैं, वो भिन्नताएं क्या थी, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक थे। इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट रहेगा जिसमें हम पढ़ेंगे जनसंख्या का घनत्व। अब जनसंख्या जब घनत्व आप पढ़ोगे तो बिल्कुल सिंपल सा होगा। यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। जनसंख्या का घनत्व होगा तो हमने चर्चा की थी, इसमें क्या था, 1 इकाई वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, 1 इकाई वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या। यानी आपके पास यहाँ निश्चित एक क्षेत्रफल होगा, निश्चित एक दूरी होगी, निश्चित एक एरिया होगा, उस एरिया में निवास करने वाले जो लोग हैं उन लोगों की जो संख्या है उस संख्या को आप कहोगे तो वो होगा आपका जनसंख्या का घनत्व। कि 1 इकाई वर्ग किलोमीटर में, 1 इकाई वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोग हैं, उन लोगों की जो कुल संख्या है वो संख्या वो आपका कहलाता है जनसंख्या घनत्व। अब ऐसा एक शब्द और भी आता है, कभी आपने पढ़ा होगा तो ध्यान रखना, एक होता है आयतन। आपके यहाँ है नहीं फिर भी थोड़ा सा बता रहा हूँ। आयतन में क्या होता है, यही क्षेत्रफल है, यही क्षेत्रफल है। घनत्व में तो क्या हुआ, घनत्व में तो क्या होगा, 1 इकाई वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कितने निवास कर रहे हैं। यानी मान लो यहाँ पर कितने हैं, 50 हैं, 50 लोग इस क्षेत्र विशेष में हैं, किंतु इसमें कितने और आ सकते हैं, इसमें मान लो कि 100 आ सकते हैं। ऑलरेडी पहले कितने हैं, 50 हैं, इसमें और आ सकते हैं, टोटल 100 आ सकते हैं। तो 1 इकाई वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में और अधिकतम आने वाले जो व्यक्ति विशेष है, या हम यूँ कहते हैं आयतन का मतलब यहाँ किसी द्रव्यमान से होता है, किसी वस्तु से होता है कि कोई भी द्रव्यमान है, कोई भी वस्तु है, उसके द्वारा जो ज़्यादा से ज़्यादा घेरा गया क्षेत्रफल होता है, उस घेरे गए क्षेत्रफल को उसको कहा जाता है आयतन। तो ध्यान रखना, घनत्व अलग होता है, आयतन अलग होता है। घनत्व का अर्थ हमने क्या लिया है, यहाँ पर 1 इकाई वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में और निवास करने वाले व्यक्ति, किंतु घनत्व का मतलब निवास करने वाले व्यक्ति, व्यक्ति कब आएगा, जब आप जनसंख्या पढ़ोगे, जब आप जनसंख्या पढ़ोगे। अगर आप अकेला घनत्व पढ़ रहे हो तो आप क्या कहोगे, 1 इकाई वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में और मौजूद कोई वस्तु। अगर आप अकेला घनत्व पढ़ते हो तो इसका मतलब है 1 इकाई वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कोई भी मौजूद वस्तु होगी, यहाँ व्यक्ति का नाम नहीं होगा, अकेला घनत्व पढ़ा जा रहा है। तो कोई भी मौजूद जो वस्तु है, उस वस्तु की जो भी जितनी भी मात्रा होगी उस मात्रा को आप घनत्व कहोगे। किंतु हमें यहाँ क्या पढ़ना है, हमें यहाँ पढ़ना है जनसंख्या
घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व 1 इकाई वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्ति, उन व्यक्तियों की संख्या हो गई। और आयतन की बात होगी तो इसी 1 इकाई वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में और अधिक से अधिक और आने वाला कोई भी द्रव्यमान है, कोई भी वस्तु है, उसकी जो मात्रा होगी अधिक से अधिक, उसको हम कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे वो होगा हमारा आयतन। अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे, घनत्व होगा तो उस घनत्व में भी विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में भिन्नताएं देखने को मिलेगी। इस घनत्व के कई सारे प्रकार आएंगे, उन प्रकार पर हम चर्चा करेंगे। फिर विश्व के अंतर्गत अलग अलग महाद्वीपों के बारे में, विश्व में अलग अलग देशों के बारे में, इसको लेकर कुछ और तथ्य होंगे, उन तथ्यों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये हमारा सेकंड पार्ट होगा जनसंख्या वितरण के बाद जनसंख्या का घनत्व। तो नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत जल्द ही मिलेंगे, तब तक आप कंटिन्यू इन क्लासों को ज्वाइन कीजिए, इनको पढ़िए। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो उससे संबंधित आप कमेंट कीजिए, उनका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दीपक कर दो जी।